गुड मॉर्निंग। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में, और उसके पहले वाले वीडियो में भी पूछा गया था, और आपको आया नहीं। शायद कुछ लोगों को आया था लेकिन उतने अच्छे से नहीं आया। तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना दूं, और आपकी जो समझ है थोड़ी सी डेवलप हो जाए, और आप उसके बारे में अच्छे से सोच सको कि क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए, क्वेश्चन का आंसर ही देना है, लेकिन थोड़ा सा समझा के देंगे तो आप भविष्य में याद रखेंगे और दूसरों को भी समझा सकते हो। तो दो तरीका है सीखने का। एक तरीका ये है कि एक ही बार में मैं आंसर बता दूं, आप इतना ही सुन के वीडियो बंद कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आपके दिमाग के जितने नट बोल्ट हैं सबको खोल के मैं अच्छे से वहाँ सेट कर दूं सारी चीज़ें, और जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप आराम से उसके बारे में सोच के कुछ और भी चीज़ें सोच सको। तो मैं सोच रहा हूँ नट बोल्ट खोल के सेट कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं कि हुआ क्या, पक्षी आए कैसे। देखो, आज से लगभग 300 करोड़ साल पीछे जाइए आप। 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, 300 करोड़ साल पीछे जाओगे जब ना, तो पता चलेगा पृथ्वी उस समय आग की तरफ जल रही थी। उसके बाद वहाँ पर संघनन हुआ और पृथ्वी पर खूब बारिश हुआ। कहानी समझ जाइएगा तो आपको, अगर कभी भूगोल भी पढ़ोगे तो आपको जीवन की उत्पत्ति समझ में आएगी, तो आप बायोलॉजी भी कर लोगे। क्योंकि जीवन की उत्पत्ति पता चली तो बायोलॉजी भी हो जाएगा और आपका भूगोल भी हो जाएगा। ठीक है, समझाएं। देखिए, जब यहाँ पर 300 करोड़ साल पहले खूब बारिश हुई ना, तो यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति देखो। जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन। जैसे आपके यहाँ पर देखो, ठंडी और गर्मी और बरसात, सबसे ज़्यादा जीव, छोटे छोटे जीव किस मौसम में आपको ज़्यादा दिखते हैं? बरसात में दिखते होंगे, क्योंकि बरसात में पानी खूब बरसता है तो खूब ज़्यादा संक्रमण फैलता है और ढेर सारे जीव आ जाते हैं ना पृथ्वी पर। ऐसे जब खूब बारिश हुई ना, तो खूब ढेर सारे जीव आने लगे। कहाँ आएंगे? सूखी ज़मीन पे तो आएंगे नहीं, जहाँ जहाँ पानी होगा वहीं पर आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब बारिश खूब हुआ तो सबसे पहले एक कोष की जीव अमीबा आए, या फिर और भी ढेर सारे जीव आए। कहाँ पर आए? जल में आए, स्थल पे नहीं आए, जल पर आए। तो पहली बार जीवन जो आया पृथ्वी पर वो पानी में आया। बात क्लियर है? फिर कोशिकाओं ने इकट्ठा होकर बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाना शुरू किया, और उससे बड़े बड़े जीव बनना शुरू हुए। तो जो पहले जीव बने थे, ध्यान समझिएगा सारी बात है, जो पहले जीव बने थे वो थे पानी में। पानी में किस तरह के जीव थे? रेंगने वाले जीव थे। पानी में ऐसे जीव थे जो रेंगने वाले, मतलब पानी के अंदर रेंगते थे कीचड़ में, और पानी में रहते थे। और कुछ जीव थे ऐसे जो पानी में तैरते थे, उनके छोटे छोटे पंख होते थे, मतलब जैसे मछलियों में पंख होते हैं ना, तैरते हो, तो ऐसे थे। अब हुआ क्या कि कुछ जीव हमेशा पानी में नहीं रहेंगे ना। देखो, एक तो आप पढ़े उत्परिवर्तनवाद। ह्यूगो डी व्रीज एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। ये सब चीज़ें जानते रहिएगा, क्वेश्चन बनता रहता है, आपकी समझ भी विकसित हो जाएगी और आप इसके बारे में जान भी जाओगे। तो ह्यूगो डी व्रिज ने उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन के बारे में दुनिया को बताया। म्यूटेशन में उन्होंने बताया कि अचानक से जीवों की उत्पत्ति में अचानक से थोड़ी सी परिवर्तन हो जाता है, तो एक नए जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम जो मनुष्य हैं, जो आज हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं? मानव रूपी बंदर थे ना एक समय पहले, आज से 20 लाख साल पहले हम आप सब बंदर थे। मतलब कि लड़के बंदर थे, लड़कियां बंदरियां थी, और सबके पास पूंछ होती थी। इतना तो जानते हो ना, इतनी तो सहमत हो ना कि सब लोग बंदर बंदरियां थे, सबके पास पूंछ थी अपनी। ठीक है। और कोई कपड़ा नहीं पहनता था, सब ऐसे घूमते रहते जंगल में। हुआ क्या, समझिएगा इस वो जो मानव रूपी बंदर था, उसके पहले चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन, सुने हो गया, बनमानुस। तो वो जो लोग थे उन्हीं से एक विकसित प्रजाति मानव रूपी बंदर आया। देखो, जानवरों में एक विशेषता होती है। जानवरों में विशेषता ये होती है कि अगर उनका बच्चा जो पैदा हुआ उनके जैसा नहीं दिख रहा है ना, तो वो उसकी तरफ देखते नहीं, छोड़ देते हैं। मनुष्य जो है कि मनुष्य का बच्चा कैसा भी हो पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं, लेकिन जानवरों में बड़ी ये बुरी आदत है। अगर उनका बच्चा उनकी तरह नहीं दिखता ना, तो उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते, छोड़ देते हैं। होता क्या है कि अब जैसे कि अचानक से डिफेक्ट पीस तो आ ही जाते हैं कहीं कि, जैसे अभी आप मनुष्यों में भी देखते हो डिफेक्ट पीस आ जाते हैं। मेल बनता है, फीमेल बनता है, मेल या फीमेल जन्म, बच्चे दो ही तरीके से जन्म लेते हैं, या तो मेल या तो फीमेल। लेकिन होता क्या है, कभी कभी एक डिफेक्ट आ जाता है, ना तो मेल रहता है ना फीमेल रहता है, बीच का बच्चा आ जाता है, थर्ड जेंडर जिसे बोलते हैं। ठीक है। हालांकि उसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती, नहीं तो वो भी थर्ड जेंडर पैदा करे तो अलग से एक थर्ड जेंडर की समुदाय ही बन जाए ना। थर्ड जेंडर में तो बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं होती ना। ऐसे ही जानवरों में ये जो
वनमानुष हैं, जो गोरिल्ला हैं, इनकी ही एक प्रजाति के रूप में मानव रूपी बंदर आया। अब सुनिए, ये लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, समझिएगा। इधर देखें, ये लोग इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनकी तुलना में एक छोटा सा बंदर, एक आम बंदर बहुत छोटा दिखेगा। ये देखिए, ये चित्र क्या समझा रहा है कि ये हमारे पूर्वज रह चुके हैं, इनके बाद हम आए, ये मनुष्य, इनके बाद हम आए, लेकिन फिर भी आज ये हमारी हम इनको जेल में रखते हैं, मतलब हम इनको जंगल में रखते हैं या फिर जेल में रखते हैं, इन पर हम नियंत्रण करते हैं। क्या बात सिखा रहे हैं ये सिखाया जा रहा है यहाँ पर, मतलब कि मनुष्य यहाँ पर ये शिक्षा दे रहा है कि दिमाग अगर हमारे पास हो तो हम बड़े से बड़े लोगों के ऊपर राज कर सकते हैं। सोचो, हमसे पहले पृथ्वी पर ये आए ना, और आज ये बेचारे जेल में रहते हैं, और रखते कौन है? हम लोग इनको जेल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ जितना हमारा दिमाग डेवलप हो गया। इतना तो मानते हो ना? मतलब ये कहने का है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इतना ध्यान रखना, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो अगर डेवलपमेंट ऐसे हो रहा है तो मनुष्य, देखो, अब जो बड़े बड़े जानवर दिख रहे थे ना, उन्हीं में से कोई डिफेक्ट छोटा बंदर पैदा हुआ तो उन लोगों ने उसकी तरफ देखना छोड़ दिया, तो वो कहीं और भी ऐसा छोटा बंदर पैदा हुआ होगा, वो दोनों मिलकर एक नई प्रजाति बना लिए, और वही प्रजाति विकसित होकर आज क्या बन गई? मनुष्य बन गई। और मनुष्य ने पढ़ना लिखना सीखा, अपने दिमाग का यूज करना सीखा, तो आज मनुष्य सबसे समझदार और ताकतवर जानवर ही है। मनुष्य आगे बनकर सामने आया और बड़े बड़े जानवरों को कैद करके जेल में डाल दिया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन होता गया और एक नई प्रजाति का विकास होता गया। आप समझे नहीं मेरी बात? जैसे ये हैं, अगर इनका बच्चा पैदा हो और इन्हीं के जैसा दिखेगा तो ये इसको पाल पोस के बड़ा करेंगे और अपने साथ रखेंगे। लेकिन पता चले कि इनका बच्चा, जैसे आप आजकल बंदर देखते हो पेड़ों पर टहलते रहते हैं, वैसा पैदा होगा ना, तो ये लोग उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे। तो वो बंदर कहीं और जाएगा, जंगल में रहेगा, क्योंकि अपने साथ नहीं रखेंगे ये लोग। और ऐसे ही मान लो किसी के यहाँ, मान लो इनके यहाँ भी कोई बच्चा पैदा हुआ, वो भी अलग से डिफेक्ट पीस पैदा हो गया, तो उसको भी ये घर से निकाल दिया, तो वो भी कहीं जाएगा और रहने लगेगा। फिर ये जो गया था, इनका बच्चा छोटा सा जो पैदा हुआ था, अलग डिफेक्ट पीस, और इनका जो डिफेक्ट पीस पैदा हुआ था, ये दोनों मिलकर बच्चा पैदा करेंगे, तो वो जो पैदा होगा वो इनके जैसा पैदा होगा। मतलब कि ये जो नए पीढ़ी का निर्माण करेंगे ये लोग। बात समझ में आ रही ना? और इस तरह से हजारों साल बाद एक नई कम्युनिटी, एक नया समुदाय जन्म ले लेगा, जो इनकी तरह होगा, ना तो इनकी तरह होगा, ना तो इनकी तरह होगा, एक अलग तरीके का होगा। फिर उसी में विकास होता होता इस तरह से मनुष्य सामने आ जाएगा। बात समझ में आया ना? मनुष्य कैसे बना होगा? तो इस तरह से जो परिवर्तन होकर बना है, उस तरह से मनुष्य आया। तो ऐसे ही परिवर्तन पर हम चिड़ियों के बारे में बात करते हैं। हुआ क्या कि जब आज से 300 करोड़ साल पहले समुद्रों में जीवन आया, तो समुद्रों में मछलियाँ आई, रेंगने वाले जीव आए, तो हमेशा पानी में नहीं रहते थे। कुछ समय के लिए निकल के वो बाहर रेंगने लगते थे, थोड़ी दूर बाहर घूमते थे, फिर वापस पानी में चले जाते थे, फिर बाहर आते, रेंगते रेंगते फिर पानी में चले जाते। ऐसे कुछ मछलियाँ थी जो पानी में रहती थी, उनके पंख भी होते थे, मतलब तैरने वाले पंख, वो भी निकलते थे, तो अपने पंखों के माध्यम से, वो ऐसे पंखों के माध्यम से चलने का काम करती थी। जब बाहर निकलती थी, थोड़ी देर चलती थी बाहर सूखे में, फिर वापस पानी में चली जाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, कई हज़ार साल बाद ये कुछ मछलियाँ जो बार बार अपने पंखों का उपयोग चलने के लिए करती थी ना, वो पैरों के रूप में कन्वर्ट होने लगे। ध्यान समझिएगा, पैरों के रूप में कन्वर्ट होने लगे। और जो जीव रेंग कर ही बाहर रह रहे थे, तो वो उनके अंदर पैर नहीं आए, तो जो रेंग कर ही बाहर आते थे, थोड़ी समय बाद बाहर ही रहने लगे, तो वो सर्प बन गए ना। और जो मछलियों के रूप में थे, जो अपने पंखों के माध्यम से बाहर चलने की कोशिश करती थी, धीरे धीरे वो उनके पंख पैर में कन्वर्ट हो गए, तो वो सरीसृप जानवर हो गए। जैसे कि आप देखते हो मगरमच्छ आज भी पानी में रहते हैं और बाहर भी चलते रहते हैं, तो उनके पैर रहते हैं। बात समझ में आया? और उन्हीं से विकसित होकर आया डायनासोर। डायनासोर डायनासोर के भी 4 पैर होते हैं, जानते होगे आप, सुने होगे, 4 पैर होते हैं। ठीक है, ज़्यादा भार पिछले वाले पैर पे होते हैं, अगला पैर पकड़ने, हाथ जैसा काम करता है, पकड़ने का काम करता है, चलने का भी काम करता है, और एक लंबी सी पूँछ होती है। देखो, मेरे वीडियो का काम ये होता है कि मैं आपकी समझ विकसित कर दूं, ताकि आप किसी भी किताब में पढ़ो, आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो ये काम होता था। अब देखो, मनुष्य जो जानवरों में पूँछ होता है, वो बैलेंस बनाने का काम करता है। वो जब दौड़ते हैं, चलते हैं ना, तो उनकी पूँछ उनका बैलेंस बनाता है। मनुष्य में यही काम उनका हाथ करता है। मनुष्य का हाथ बैलेंस बनाने का काम करता है। नहीं समझ में आया आपको? आप दौड़ते हो ना, जब मनुष्य कोई दौड़ता है, याद होगा, आप भी दौड़ते होगे, तो ये वाला हाथ आगे, तो ये वाला हाथ पीछे, फिर ये वाला हाथ पीछे, तो ये वाला हाथ आगे, आगे पीछे, ऐसे करते करते आप दौड़ते रहते हो ना। हाथ मोड़ते हो और आगे पीछे करते हुए दौड़ते हो। अगर किसी मनुष्य को ऐसे है और उसके हाथ रस्सी से ऐसे बांध दिए जाए और बोला जाए चल तेज से दौड़ के दिखा, दौड़ पाएगा? मुंह के बल गिर पाएगा और गिर जाएगा और ढेर सारी मिट्टियाँ खा लेगा।
ठीक है, और बोलेगा मैं तो बचपन से मिट्टी खा रहा हूँ। बात समझ में आया ना? मतलब हाथ भी बैलेंस बनाने का काम करते हैं। मनुष्य में उसके हाथ दौड़ते वक्त बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? आप सुनिएगा, आप सुनियोगे समझात अंग और समरूप अंग। इधर देखें आप, समझात अंग किसे कहते हैं? अंग जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक समान है तथा कार्य अलग अलग करते हैं, समझात अंग कहलाते हैं। सुने होंगे आप, पेपर में भी तो आता है खूब ये। समझात अंग किसे कहते हैं? जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक समान है लेकिन काम अलग अलग करते हैं, ऐसे अंगों को बोलते हैं समझात अंग। जैसे उदाहरण में देखो, पक्षियों के पंख, घोड़े का अग्रपाद, अग्रपाद मतलब अगला पैर, घोड़े का अगला पैर और पक्षियों के पंख, इनकी उत्पत्ति और संरचना समान है। मनुष्यों का बाजू और गाय के अगले पैर, इनकी भी उत्पत्ति और संरचना, मतलब कि पक्षियों का जो पंख है और मनुष्यों का जो हाथ है, घोड़े का जो अगला पैर है, गाय का जो अगला पैर है, मेढक का जो अगला पैर है, पक्षी का जो पंख है, सब क्या है? समझात अंग है। मतलब कि इनकी उत्पत्ति और संरचना समान है। मतलब कि जो मनुष्यों का हाथ है वो पक्षियों का पंख है। बात समझ में आया? जो मनुष्यों का हाथ है वो पक्षियों का पंख है। जो घोड़े का पैर है अगला, वो मनुष्यों का हाथ है, वो पक्षियों का पंख है। बोल सकते हो बराबर है। मतलब कि इनकी उत्पत्ति और संरचना ये समान है, बस इनका काम अलग अलग होता है। घोड़े का अगले पैर का काम दौड़ना होता है, गाय का अगले पैर का काम चलना होता है, मनुष्य का हाथ का काम होता है पकड़ना, और पक्षी का अगले पैर का काम मतलब अगले हाथ का काम मतलब पंख का काम उड़ने का होता है। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा आंसर मिला आपको? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि अब सुनो, हमने ये कहा था अभी पीछे, हमने पूरी कहानी क्या बताया कि सबसे पहले जीवन आया पानी में, पानी के जानवर धीरे धीरे निकल कर बाहर आए, रेंगते रेंगते बाहर रुक गए तो सर्प बन गए, और पानी में तैरने वाली जो मछली टाइप की प्रजातियां थी वो जब बाहर आई तो अपने उसी पंखों से चलना सीख रही थी। तो यहाँ पर मगरमच्छ ऐसे सर्पसरिप या फिर बोल सकते हो आप डायनासोर बन गए। लेकिन धीरे धीरे ये जब तेज़ी से चलते थे ना तो ये अपने को उड़ने के लिए प्रयत्न करते थे क्योंकि शरीर के जो ऐसे डायनासोर में ही कुछ डिफेक्ट पैदा हो गए। जैसे अभी डिफेक्ट बताया मैंने ना, एक डिफेक्ट बंदर पैदा हुआ उससे मनुष्य बन गया, ऐसे डायनासोर में भी कुछ डिफेक्ट डायनासोर आ गए जो कि आकार में बहुत छोटे और अलग थे। तो डायनासोर ने उनको अपने साथ रखने से मना कर दिया। तो बाद में वो छोटे छोटे डायनासोर मिलकर एक अलग प्रजाति 2-3 हज़ार लाख साल बाद एक अलग सी प्रजाति विकसित कर ली। और उनमें क्या था, डिफेक्ट में क्या था, उनमें छोटे छोटे पंख होते थे। अब क्या हुआ, उन पंखों की सहायता से वो उड़ने का प्रयास करते थे। ठीक है, और वो क्या थे, डायनासोर के अगले हाथ थे, अगले पैर थे, सॉरी आगे जो डायनासोर में भी 4 होते थे ना, 2 पीछे 2 आगे, तो वही जो डिफेक्ट पैदा हुआ तो अगले पैर ही पंख के रूप में कन्वर्ट होकर आगे आए और वो उड़ने की कोशिश करने लगे। तो क्या बन गए, धीरे धीरे कई लाख साल बाद वो बन गए पक्षी। मतलब समझ में आया ना? पहले पानी में थे, पानी में से रेंग कर बाहर आए तो उन्हीं में से कोई डिफेक्ट पीस पैदा हुआ और वो उसका अगला हाथ कन्वर्ट हो गया पंख में, और उसको क्या बोला गया, समझात। क्या बात क्लियर है? समझात अंग किसे कहते हैं? अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देखिए आप, ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, मेढक, छिपकली, मानव, पक्षी। पक्षियों की पंख की अंदर वाली संरचना देखोगे ना तो यही संरचना देखो, ये मनुष्य में भी ये और ये ना सेम संरचना है, सेम यही संरचना। ये देख रहे हो ना, अंगूठा ये अंगुली जैसा, इसी में पंख फैल जाते हैं तो उड़ने के काम आ जाता है। यही काम तो मनुष्य का भी है, मनुष्य में बस पंख नहीं है। अगर यहाँ से पंख जुड़ जाते आपके क्या बोलते हैं, इधर पेट के पास से कुछ पंख जुड़ जाते इधर हाथ से, तो आप भी उड़ते आराम से ना। क्या मेरी बातें समझ में आ रही होंगी? बस यही आप सोच नहीं पाते हो। और चलो बताता हूँ कुछ और चीज़ें। ये बात समझ में आई ना, पक्षियों के पंख, मनुष्यों के हाथ पैर नहीं, ठीक है। और पक्षियों का कुछ कन्वर्ट हुआ है पक्षियों का कुछ और भी है जो कन्वर्ट हो गया। देखो, हम मनुष्य ना, हमारे मुंह में 32 दांत हैं, है ना। कुछ लोगों के में नहीं होंगे, 28 होंगे क्योंकि अक्ल दाढ़ नहीं आई होगी। 32 दांत होते हैं और ये 32 दांत हमारे मुंह में भोजन को चबाने का काम करते हैं। और दांत का वीडियो मैंने बनाया था, आपको पूरा बताया भी था, आपको पता होगा। लेकिन पक्षियों में दांत ही नहीं होते। सोचो, बेचारे को दांत नहीं होते, तो क्या हुआ, उनका दांत कहाँ गया? उनका दांत, ये क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है, उनका दांत गया कहाँ? बहुत तो लोग जानते होंगे। ये जो दांत था ना यहाँ पर, ये जो 32 दांत है यहाँ मुंह में, ये दांत पक्षियों में बदल गया ऐसे। याद है ये कौन सी संरचना बन रही है?
चोंच, चोंच मतलब कि पक्षियों का जो चोंच है वास्तव में उनके दांत है, मनुष्यों के दांत, पक्षियों के चोंच। क्या क्लियर कर पा रहे हो? तब होंठ कहाँ गया उनका ना, होंठ कहाँ गया, बात तो यही आती है, होंठ कहाँ गया। अच्छा सोचिए, जैसे मान लीजिए ये, एक मिनट, चलिए आपको समझ में तो आ गया ना कि ये दांत जो हैं पक्षियों में उनके चोंच हैं, और ये जो यहाँ से उठा रहता है ना, ये वाला हिस्सा जहाँ से चोंच अलग रहता है, तो वहाँ जहाँ से शुरू हो जाता है हिस्सा, ऐसे सुनिएगा, जैसे ये चोंच हुआ तो फिर यहाँ से पक्षी का मुख शुरू हो जाता है, ये वाला। तो ये वाला पार्ट ना, यहाँ वाला पार्ट यही है होठ ना। तो अगर ये कुछ इनको श्रृंगार करना होगा तो यहाँ पर लगाएंगे, होठ तो यहाँ है ना, इनको जो भी लगाना होगा, लाली लगाना होगा तो यहाँ लगाएंगे ना, इस पे थोड़ी लगाते हैं। लेकिन आप देखो जब लोग जानवरों को सजाते हैं तो यहीं पर ढेर सारा लगा देते हैं, ठीक। तो ऐसे बता दिया, कोई ये कोई लगाता नहीं है, जानते रहेगा इसको कि ये जो निकला है इनका दांत है, ठीक। हाँ, कुछ चीज़ें और बता दूँ, एक शब्द सुने होंगे आप, यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक सुने हो। यूरिकोटेलिक जीव होते हैं, तो यूरिकोटेलिक जीव कौन होते हैं? पक्षी होते हैं, ऐसे जीव जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, ठीक है। और उन्हें उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन वो जल पीते हैं। जैसे हमारे आपके बॉडी में क्या होता है कि जल इकट्ठा करने के लिए, जैसे जो गंदा जल है शरीर में, जो गंदा जल बना है, या फिर जो अपचित भोजन है, तो मल इकट्ठा करने के लिए अलग से थैली बनी हुई है और जल इकट्ठा करने के लिए अलग से थैली बनी हुई है ना। पक्षियों में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, कि मल के लिए अलग से बना दे, जल के लिए अलग से नहीं, एक जगह बना हुआ है, वहीं से वो पक्षियों का बीट बोलते हैं, वो वहीं से निकलता है। कीट पतंगों में और पक्षियों में, सरीसृप में जो रेंगते हैं, सब में यही व्यवस्था की गई है, भगवान ने यही व्यवस्था उनको दिया है, मनुष्य को ही थोड़ा अलग बना दिया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में पूछा था जिससे आप परेशान हो गए थे, उसका आंसर यही है। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग नए, जो लोग पुराने हो, कम से कम शेयर तो कर दिया करो कुछ बच्चों के पास। जब तक आप बताओगे नहीं कैसे लोग इसके बारे में जानेंगे। इतनी अच्छी अच्छी जानकारी बताता हूँ, थोड़ा सा भी काम नहीं कर पाते हो, इतने भी कामचोर ना बनो, ठीक है। मन लगा के पढ़ते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहो।